हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग ऑफ द चैप्टर हीट एंड इट्स इफेक्ट, हीट और इसके इफेक्ट की। ठीक है, तो अंटिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट बिलीव दैट हीट वॉज अ काइंड ऑफ फ्लूइड। 18th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि हीट जो है वो एक्चुअली एक फ्लूइड है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। ठीक है, यानी कि जस्ट इमेजिन कि एक बॉडी जो है वो हॉट है। क्यों हॉट है? क्योंकि उसके पास क्या है? कैलोरी है। ये पहले लोग मानते थे, उसके पास क्या है? कैलोरी है। अगर ये कैलोरी निकल जाए, अगर ये कैलोरी निकल जाए तो बॉडी कैसी हो जाएगी? कूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। अगर ये कैलोरी क्या हो जाए? इससे निकल जाए। ठीक है, जनरली हम यही देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कैसे बताया, जब हम गर्म चाय का कप रख देते हैं धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। तो साइंटिस्ट क्या मानते थे पहले के, कि इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम कैलोरी कहते हैं, जो क्या होता है, सराउंडिंग में चला जाता है तो कप ठंडा हो जाता है। लेकिन इस सारे कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया गया बाय काउंट रमफोर्ड। एक साइंटिस्ट थे काउंट रमफोर्ड और जेम्स प्रेस्कॉट जूल। काउंट रमफोर्ड, इनको हम बेंजामिन थॉमसन के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में इनका, आपको साइंस में इनका नाम बेंजामिन थॉमसन के नाम से मिलेगा। और जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। और इन्होंने हीट को थर्मल एनर्जी बताया। इन्होंने कहा हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आए कहाँ से, कैसे आए, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ ओवरव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अर्ली थ्योरीज ऑफ हीट, यानी कि शुरुआत में हीट को कैसे और क्या माना जाता था। तो अर्ली थ्योरीज ऑफ हीट को हम समझे तो सबसे पहले 1 से 2 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट होमोनाइड, जो होमो इरेक्टस नाम का था, उसने हीट के बारे में जाना। उसने पत्थर से रगड़कर आग बनाई, मतलब आग जलाई, और उस पर खाना पकाना शुरू किया। ठीक है, लेकिन वो इसकी साइंस नहीं जानते थे, मतलब दे डोंट नो वाई दिस इज हैपनिंग, है ना। यानी जब हम लोग अर्ली ह्यूमंस थे तब की बात है ये। ठीक है, कुछ समय बाद एक थ्योरी आई जो बड़ी फेमस हुई, जिसे हमने कहा है फ्लोजिस्टॉन थ्योरी। क्या कहा गया? फ्लोजिस्टॉन थ्योरी। इस थ्योरी को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब इंसान थोड़ा सिविलाइज्ड हुआ तो कुछ फिलोसफर्स, कुछ साइंटिस्ट जो लोग थे, उन्होंने बताया कि इस दुनिया में सारी चीज़ें जो हैं 4 एलिमेंट्स से बनी हुई हैं। क्या है? या चारों तरफ हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। ठीक है, उन्होंने उसमें से एक जो थ्योरी थी वो क्या थी? वन अर्ली थ्योरी वॉज दैट सल्फर वॉज द इंग्रेडिएंट दैट कॉज कंबशन। ठीक है, उन्होंने बताया कि सल्फर किसी भी सब्सटेंस में कंबशन यानी बर्निंग या ऑक्सीडेशन का कारण होता है। उन्होंने क्या बताया? जिस सब्सटेंस के अंदर सल्फर है वही जलेगा। ठीक है, ऑल मैटर कंटेन्ड अ फैटी सब्सटेंस दैट गिव्स इट्स डेफिनीशन, यानी हर बॉडी के पास एक फैटी सब्सटेंस होगा जिससे हम उसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, जिससे उसकी डेफिनीशन दी जाएंगी। बेकर और स्टेल ने इस सब्सटेंस को क्या नाम दिया? ये जो मैटर था ना, जिसके अकॉर्डिंग हम फैटी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उसे डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लोजिस्टॉन। उन्हें उसे क्या कहा? फ्लोजिस्टॉन नाम दिया। फ्लोजिस्टॉन थ्योरी क्या कहती थी? कि सब्सटेंस जलते हैं किसकी वजह से? फ्लोजिस्टॉन होने की वजह से। क्या होने की वजह से जलते हैं? फ्लोजिस्टॉन होने की वजह से जलते हैं। जिस सब्सटेंस में फ्लोजिस्टॉन है वो जलेगा, जिसमें नहीं है वो नहीं जलेगा। फ्लोजिस्टॉन थ्योरी क्या कहती थी? जब आप वुड को जलाएंगे, वुड का कम्बशन करेंगे, ठीक है, तो फ्लोजिस्टॉन निकल जाएगा और क्या बचेगी? ऐश। क्या बचेगी? ऐश। ठीक है, ऐसे ही जब आयरन को हम बर्न करेंगे तो फ्लोजिस्टॉन निकल जाएगा, मतलब हीट निकल जाएगी, और क्या बचेगी? ऐश। ठीक है, लेकिन क्या थी? फ्लोजिस्टॉन थ्योरी जो है वो गलत साबित हो रही थी कुछ बातों में। क्यों? क्योंकि जब वुड जलती है तो जो राख बनती है वो हल्की सी होती है, और जो फ्लोजिस्टॉन होता है वो फ्लेम की फॉर्म में दिखाई देता है।
यानी हीट जो होती है वो फ्लेम की फॉर्म में दिखती है। लेकिन जब मेटल रस्ट होता है, मतलब जब मेटल में ऑक्सीडेशन होता है, तो जो रस्ट होती है ये कैसी होती है, हैवी होती है। मेटल की जो रस्ट होती है, जिसे इन्होंने क्या कहा, कैलक्स, कैलक्स जो होता है वो हैवी होता है। और फ्लोजिस्टोन दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है ना। जब रस्टिंग होती है, लोहे में जंग लगती है, तो जो हीट निकलती है वो नहीं दिखती। आप आगे चल के पढ़ोगे कि जो रस्टिंग होती है उसमें भी एनर्जी, हीट रिमूव होती है। तो ये फ्लोजिस्टोन थ्योरी डिफाइन नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक में जब फ्लोजिस्टोन निकल रहा है तो वो उसे हैवी बना दे रहा है, एक में फ्लोजिस्टोन निकल रहा है तो वो उसे लेस वेट का बना देता है। ठीक है, तो फ्लोजिस्टोन थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया या थोड़ा सा अगेंस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेवोजिए। क्या नाम था? एंटोनी लेवोजिए। ये लॉयर, अकाउंटेंट और साइंटिस्ट सब कुछ थे, और अपने टाइम के बहुत बड़े स्कॉलर थे। ठीक है, इन्हें हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये बताया जो सब्सटेंस जलते हैं वो एक्चुअली ऑक्सीजन की वजह से जलते हैं, ना कि फ्लोजिस्टोन की वजह से। ठीक है, पहले क्या माना जाता था कि फ्लोजिस्टोन की वजह से सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया, ये फ्लोजिस्टोन की वजह से बर्न नहीं हो रहे, बल्कि किसकी वजह से बर्न हो रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, इन्होंने बताया कि ओनली 1/5 ऑफ एयर सपोर्ट एनिमल लाइफ। ठीक है, इन्होंने बताया एयर का 1/5 पार्ट जो होता है वो एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है, और वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, यानी वो फायर कॉज कर सकता है। और जो 4.5 पार्ट है, यानी 4/5 पार्ट है, ये एजोट है। एजोट मतलब ए मतलब नहीं, जो मतलब एनिमल लाइफ। ये एनिमल लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, यानी नाइट्रोजन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में इन्होंने बताया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के नेम इनकी वजह से ही दिए गए। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, एक एजोट है। तो लेवोजिए नेम्ड फ्लोजिस्टोन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा फ्लोजिस्टोन की वजह से नहीं जलते बल्कि ऑक्सीजन की वजह से जलते। तो उन्होंने फ्लोजिस्टोन को क्या कहा, ऑक्सीजन कहा। उन्होंने ही फ्लोजिस्टोन को क्या नाम दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू फॉर्म एन एसिड। जिस वर्ड का क्या मतलब होता है, फॉर्म एन एसिड। ऑक्सी मतलब एसिड बनाने वाला। ठीक है, ये जो एंटोनी लेवोजिए थे, इन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन में मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया था? क्योंकि इन्होंने फ्लोजिस्टोन थ्योरी को बहुत अपोज किया। इनकी थ्योरी से ही इन्होंने कहा कि जो ये हीट है, ये फ्लोजिस्टोन जिसकी वजह से जल रहा है, वो क्या है, एक फ्लूइड जिसे कैलोरी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कैलोरी। उन्होंने कहा ये जो हीट होती है, भाई देखो जलने के लिए फ्लोजिस्टोन होना जरूरी है, लेकिन उस जलने में जो ट्रांसफर हो रहा है, उन्होंने उसे क्या कहा, कैलोरी। और ये कैलोरी ही क्या होती है, ऑब्जेक्ट को हॉट या कोल्ड बनाती है, हॉट या कोल्ड बनाती है। द कोल्ड ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स एट इट बॉर्म। कोल्ड ऑब्जेक्ट को अगर आप वार्म करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कैलोरी आ जाएगी, और जब कैलोरी निकलेगी तो क्या हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे। ये भी किसकी देन थी, एंटोनी लेवोजिए की ही देन थी। ठीक है, कैलोरी किसने दिया था पहली बार, एंटोनी लेवोजिए ने 1700 सेंचुरी में। ठीक है, तो जो बुक में आपके टर्म दिया हुआ है कैलोरी, तो ये आपने पढ़ा ना, 1800 सेंचुरी तक एंटोनियो लेवोजिए के कॉन्सेप्ट को माना गया। एंटोनियो लेवोजिए थे, इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी दिया था, जो एक लॉ है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाइड उसे एक्सेप्ट किया जाता है। जो कैलोरी थी, इस कैलोरी को जोसेफ ब्लैक नाम के साइंटिस्ट ने यूनिट ऑफ हीट कहा। उन्होंने इसे क्या कहा, यूनिट ऑफ हीट, यानी हीट की ये यूनिट है। हीट को हम किस में नापेंगे, कैलोरी में, यानी 1 कैलोरी 2 कैलोरी हीट निकल गई। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, बेंजामिन थॉमसन, जिन्हें आपकी बुक में काउंट रमफोर्ड कहा गया है। ठीक है, तो अभी तक ये माना जाता था कि जिस सब्सटेंस में कैलोरी है वो हॉट है, जिसमें कैलोरी नहीं है वो कूल है। यानी कोई सब्सटेंस हॉट या कूल कैलोरी के आने जाने की वजह से हो सकता है, या बिना हॉट ऑब्जेक्ट के कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हॉट नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट हुआ ना भाई, जिसके पास कैलोरी है वह दूसरे को कैलोरी देगा, तभी तो वो हॉट होगा। लेकिन जो ये काउंट रमफोर्ड थे, इन्होंने एक डिवाइस बनाया। इन्होंने क्या बनाई, एक मेटल कैनन बनाई। ठीक है, और उस कैनन को चलाया। कैनन मतलब तोप। जब तोप चली तो तोप के जो गोले होते हैं उनके फ्रिक्शन की वजह से
वो गर्म हो गई। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया, जब अपने हाथ रब करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जाड़ों में तो आपका हाथ भी ठंडा होता है, लेकिन जब आप उसे रगड़ते हो तो गर्मी आ जाती है। तो ये कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ लग नहीं रहा है। क्यों? कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट लगाने के लिए क्या होना चाहिए, आपके हाथ में अगर हीट निकल रही है, मतलब आपके हाथ में कैलोरी होगी तभी तो हीट निकल रही है। लेकिन आपका हाथ तो ठंडा है, तो उस हिसाब से कैलोरी आपके हाथ में नहीं है, तो हीट आई कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट तो काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि जो हीट होती है, जो कैलोरिक थ्योरी होती है, उन्होंने इसे फेल किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैलोरी को क्या कहा, पहली तो उन्होंने कहा कैलोरी क्या है, थर्मल फॉर्म है, थर्मल एनर्जी है। और ये इट वॉज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन, ये हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, ये हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये कुछ इंटरनल एनर्जी जैसा है, यानी पार्टिकल के वाइब्रेशन से हो जाता है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था लास्ट लेक्चर में कि हम रबिंग करते हैं तब भी हीट प्रोड्यूस होती ना। तो उन्होंने क्या बताया, इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई। यानी दो ठंडी चीज़ों को रगड़ दिया और हीट प्रोड्यूस हो गई, तो यहाँ कैलोरी तो थी ही नहीं। तो काउंट रमफोर्ड ने बताया कि हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल प्रोसेस। अब मैकेनिकल प्रोसेस से कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। उन्होंने बताया हीट और एनर्जी में रिलेशन, साइंटिस्ट न्यू दैट हीट एनर्जी वर रिलेटेड। उन्होंने मतलब लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जिसकी वजह से लोग जान पाए कि हीट और एनर्जी आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब कि आप वर्क एनर्जी करने के लिए, एनर्जी की जरूरत क्यों होती है, वर्क के लिए होती ना। वर्क करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। तो आपने एनर्जी से क्या किया, वर्क, वर्क ने क्या प्रोड्यूस की, हीट। क्या प्रोड्यूस की, हीट। देखो आपने खाना खाया तभी तो आपने अपने हाथ आपस में रगड़े, ठीक है। या आपकी जो गन है, कैनन है, वो कैसे चलती है, आपने उसे कोई ना कोई मैकेनिकल प्रोसेस तो दी है ना, फ्रिक्शन की वजह से वो चल रही है। तो जब फ्रिक्शन की वजह से वो चल रही है, यानी उसमें कुछ ना कुछ तो वर्क हो रहा है, उस वर्क की वजह से ही वो गर्म हो जाती है ना। या आप किसी चीज़ को रब करो, वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। अभी आप बैठे हुए हो, अपने हाथ को रब कीजिए कस के और लगातार रब करते रहिए, तो देखिए कब तक आप रब कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस मोर हीट, आप और एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे हीट को, ठीक है। तो लोग हीट और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को जाने कि वर्क से, एनर्जी से वर्क और वर्क से हीट मिलती है हमें, है ना। उन्होंने क्या बताया, एनर्जी की जरूरत किसके लिए होती है, वर्क के लिए। ये कलर दूसरा ले लेता हूं यहां पर। ये एनर्जी से क्या होता है, वर्क, और वर्क से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट। लेकिन पहले क्या माना जाता था, हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप, ये हीट केवल उसी सब्सटेंस से आ सकती है जिसके पास पहले से ही कैलोरी नाम का फ्लूइड होगा, ठीक है। अब क्या था, बट वॉन्टेड टू फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ हीट, लेकिन वो क्या ये चाहते थे, वो ये चाहते थे कि कितना वर्क करने पर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। इस काम को जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने करके बताया था। किसने करके बताया था, जूल ने करके बताया था। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल थे, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही केम अ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इन्होंने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बताया, यानी कितना वर्क करने पर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मास जो था उसको एक पुली पर, जैसे आपने पुली देखी है ना, जो जो कुएं होते हैं उसमें बाल्टी खींचने के लिए बीच में एक गोल गोल पहिया लगा होता है, तो वो पहिया पुली कहलाता है। क्या कहलाता है, पुली, पुली, ठीक है। तो पुली से इन्होंने क्या किया, एक पैडल बांध दिया। ये यहाँ पर एक पैडल है, ठीक है, एक पैडल है, पैडल मतलब जो घूमेगा अंदर, और यहाँ पर एक पहिया लगा हुआ था, ये पुली लगी हुई है। तो जब ये मास नीचे की तरफ जाएगा तो ये पहिया घूमता है। ये एक्सपेरिमेंट कैसा था कि जब ये मास नीचे आता था तो ये पहिया जो था ये घूमने लगता था, ठीक है, और पहिए की वजह से ये जो नीचे पैडल लगा, ये पैडल घूमता था। अब इन्होंने क्या किया, इस पानी में थर्मोमीटर लगा रखा था, इस पानी में इन्होंने थर्मोमीटर लगा दिया था। तो उन्होंने देखा कि जब ये पैडल घूम रहा है तो पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कोई खास बात नहीं, हमको पता है अब।
कि अगर हम पानी को घुमाते रहें तो वो ठंडा हो जाता है। जैसे आपको गरम गरम सब्जी दाल दी जाती है, उसे ठंडा कैसे करते हैं, उसे हम हिलाते हैं, चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है ना। या आपने चीनी पानी में मिलानी होती है तो क्या करते हैं, हम चीनी पानी में डालते हैं और चम्मच से चीनी को जब चलाते हैं तो पानी हल्का सा क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और चीनी पानी में मिल जाती है। तो दिस वाज नोन एज मास पैडल एक्सपेरिमेंट। उनका ये पैडल एक्सपेरिमेंट था और यही आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ भी बना। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ भी यही बना। क्लियर है यहाँ तक सबको ये कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गई। मैंने आपको हिस्ट्री बताई कहाँ से हमने ये सारे कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन यू रब योर हैंड, जब आप रब करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। जब फ्यूल बर्न होता है तो क्या होता है, तो भी हीट प्रोड्यूस होती है। फ्यूल के बर्न होने पे जैसे कोयला जलता है तो उससे भी तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो कोयले के अंदर कैसी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। कोयले के अंदर कैसी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है। या हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। आप यानी कि एनर्जी से वर्क और वर्क से एनर्जी बना सकते हो। आप एनर्जी से हीट और एनर्जी से वर्क करते हैं ना, वर्क से एनर्जी, तो आप वर्क से हीट ले सकते हो या हीट से वर्क ले सकते हो। ठीक है, इसे फिर से लिख दूं, यानी आप हीट से वर्क भी कर सकते हो, है ना। हीट क्या है, थर्मल एनर्जी तो है, हम लोग पढ़ चुके हैं। हीट थर्मल एनर्जी है, हीट थर्मल एनर्जी है। तो थर्मल एनर्जी से हम वर्क कर सकते हैं और ऐसे ही वर्क से हम हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वर्क करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं हाथ से। तो ये कुछ एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं और ये देखो एंड में बिल्कुल आप लिखा हुआ है, इसे पढ़िए क्या लिखा था। हीट एनर्जी इज देयर फॉर द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। कल मैंने आपको ये बताया था कि हीट क्या होती है, इंटरनल मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है ना। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर जैसे ही मैंने बढ़ाया था उस चैम्बर में सॉलिड के ऊपर, तो क्या हुआ था, पार्टिकल हिलना शुरू हो गए थे। तो इस बात को हम उल्टा भी तो कह सकते हैं कि पार्टिकल हिलने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था, है ना। दोनों बातें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, यहाँ पर आप ले सकते हो, ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि जो हीट होती है उससे एक्सपेंशन होता है, चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो चीज़ें फैलने में हम क्या होता है, कहीं कहीं पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे एक होती है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। क्या होती है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटल मतलब दो मेटल की बनी हुई स्ट्रिप। उसमें क्या होता है, जैसे कि एक स्ट्रिप होती है नीचे एक मेटल की, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा मेटल चिपका दिया जाता है, दूसरे मेटल की लेयर चिपकाई जाती है। तो दो मेटल एक दूसरे पे चिपके होते हैं। एक मेटल का एक्सपेंशन मोर होता है, एक जो होता है मोर एक्सपेंड हो सकता है। एक मेटल कैसा होगा, मोर एक्सपेंड होने वाला, और जो दूसरा होगा वो कैसा होगा, लेस एक्सपेंड होने वाला होगा। ठीक है, लेस एक्सपेंड होने वाला होगा। तो इन दोनों की वजह से ही क्या होता है, जब हम इन्हें गर्म करते हैं, जब इनमें हीट पास होती है, तो जो ज़्यादा हीट से एक्सपेंड हो सकता है वो तो एक्सपेंड होके लंबा हो जाता है, लेकिन जो दूसरा कम एक्सपेंड वाला होता है वो उसे लंबा होने नहीं देता। इस वजह से होता क्या है, जो स्ट्रिप होती है वो एक्चुअली क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। कैसे हो जाती है, मुड़ जाती है। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ एक डिवाइस में, जिस डिवाइस को आप जानते हो एमसीवी के नाम से। किस नाम से, एमसी नाम से। तो जो एमसीवी होती है, देखो ये एमसीवी का ओपन डायग्राम है, मतलब अगर आप एमसीवी को खोलोगे तो एमसीवी अंदर से ऐसे दिखेगी। ये यहाँ पे एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है, ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक कॉइल लगी हुई होती है, और ये लगी होती है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ये लगी हुई है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। जब ज़्यादा बिजली आपके सर्किट में आ जाती है, देखो एमसीवी क्या होती है, जब हाई वोल्टेज आता है तो क्या होती है, एमसीवी ट्रिप हो जाती है, गिर जाती है ना, ऑफ हो जाती है। तो एमसीवी कैसे वर्क करती है, बाई मेटेलिक एक्सपेंशन की वजह से। तो देखो ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, ये जो दिख रही है आपको, दिख रही है ना। तो अब देखिए ये कैसे, जब ज़्यादा करंट पास होता है सर्किट में तो ये क्या होती है, ये मुड़ जाती है, और मुड़ जाने की वजह से ये क्या होती है, एमसीवी लॉक हो जाती है। अब ये फंक्शनिंग देखिए कैसे करता है एमसीवी। अब देखिए अभी यहाँ पर आपका जो एमसीवी का स्विच है ये ऑफ है, एमसीवी का स्विच ऑफ पर है। एमसीवी कहाँ है,
ऑफ है ना अभी स्विच। अभी हमने ये वायर लगाया और ये करंट यहाँ से पास होने लगा, वायर लगाते ही ये करंट पास होने लगा। ठीक है, अब हम MCV ऑन करेंगे। तो देखो अब MCV ऑन की जाएगी। जैसे MCV ऑन होगी, आपका जो सर्किट है ये वाला पोर्शन ये ऊपर जुड़ जाएगा जाके और करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, करंट फ्लो हो गया, आपके घर पे बिजली आने लगी। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि आपके घर पे ओवरलोडिंग होने लगे या बहुत ज़्यादा अमाउंट करंट आने लगे तो क्या होगा, लोड बढ़ेगा। तो ये वाला जो मेटल रॉड है ये यहाँ पर जो लगी हुई वो मुड़ जाएगी और वो मुड़ के इस वाले पोर्शन को दबा देगी। अभी आपको देखने को मिलेगा ये मुड़ गई, दब गया और MCV गिर गई। देखो ये रॉड मुड़ गई और MCV हमारी गिर गई है ना। ऑफ बायोमेटेलिक रॉड। तो फायर अलार्म में भी क्या होता है, जब फायर लगती है हीट बढ़ने की वजह से बायोमेटेलिक स्ट्रिप मुड़ जाती है और जो उसमें वेल लगी होती है वो बजने लगती है। ठीक है, तो इस फायर अलार्म में भी आप देख पा रहे हो, देखो ये कनेक्शन वाली है और ये मेटेलिक स्ट्रिप क्या हुई, ज़्यादा हीट से मुड़ गई और ये बेल बजने लगी ना। तो यहाँ पर हम हीट के एक्सपेंशन का यूज़ करके अलार्म बनाते हैं। दूसरा क्या होता है, इन समर केबल्स बिटवीन टू पोल्स एक्सपेंड एंड सैग, मतलब कि वो लटक जाते हैं, खिंच के लंबे हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम गर्मियों में तार लगाएं, जैसे किसी के घर पे वायर करना हो, तो हम जब उसकी वायरिंग करें तो कैसे करना चाहिए। गर्मियों में जो पोल पे तार लगाए जाने चाहिए उन्हें हम कस के लगाएं घर तक या ढीले रख के। तो देखो अगर कस के लगाओगे तो जाड़ों में वो खिंच जाएंगे और टूट जाएंगे, तो गर्मियों में उन्हें ढीला लगाया जाता है ताकि जाड़ों में अगर वो श्रिंक हो तो भी टूटे ना। और जगह जाड़ों में लगाना है तो आप उन्हें कैसा लगाएं, कस के लगाएं, क्योंकि अगर आपने जाड़ों में ढीला लगा दिया तो गर्मियों में वो और ढीले हो जाएंगे, यानी वो और लटक जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं या जो पुल होते हैं, आपने देखा होगा उनके बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये जगह छोड़ी जाती। क्यों छोड़ी जाती? क्योंकि देखो जितना भी सब्सटेंस है हीट पाके एक्सपेंड होता है और जब वो एक्सपेंड हो जाएगा तो ये आपस में पटरी क्या होगी, चिपक जाएगी और हो सकता है कि ये यहाँ से लैग हो जाए, मतलब कि ऊपर उठ जाए, इस तरीके से ऊपर हो जाए। अगर ये ऊपर हो जाएंगे तो ट्रेन क्या होगी, डिरेल हो सकती है, झटका लग सकता है, ट्रेन को लग सकता है ना। ऐसे ही क्या होते हैं, जो स्टील ब्रिजेज होते हैं इनमें क्या होते हैं, एक्सपेंशन को मेंटेन रखने के लिए क्या लगाए जाते हैं, रोलर लगाए जाते हैं। ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना रोलर्स। अगर आपका जो पुल है ये एक्सपेंड करेगा तो रोलर पे एक्सपेंड करेगा तो कोई प्रेशर पुल पे नहीं आएगा और पुल बिना किसी टेंशन के आगे पीछे मूव कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड किसी ग्लास टम्बलर में डाला जाता है तो वो क्या होता है, चटक जाता है। क्यों चटक जाता है? देखो जब गर्म होगा तो जो पार्टिकल होंगे वो एक्सपेंड होंगे, एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे और जब वो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएंगे। गर्म होने पे पार्टिकल क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो तेज़ी से वाइब्रेट करेगा। तो जब तेज़ी से वाइब्रेट करेगा तो उसको एक्सपेंशन होगा, उसमें फैलेगा, वो हीट से क्या होंगी, चीज़ें फैलेंगी और फैलने पे वो टूट जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसे हमें हीट करना होता है उन्हें हम स्पेशल ग्लास से बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पायरेक्स ग्लास। क्या कहते हैं? पायरेक्स ग्लास। ये हीट से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आज आपको बताए, वरना क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आज का क्लास यहीं पर रोकता हूँ। आप ये कॉन्सेप्ट सुनिएगा ध्यान से। आज के कॉन्सेप्ट में आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना था। इसमें से कोई भी चीज़ आपको अभी कॉपी पे नोट नहीं करनी है। जो भी नोट करना होगा मैं आपको बताऊँगा आपको क्या नोट करना है। बस आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ ना समझ में आई मुझसे पूछेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।